हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी से कुशल होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या मिलेगा। तो दोस्त, ये आप जानते हैं कि ये टारगेट का है और आशीष पब्लिकेशन का है। ये बुक जो आप देख पा रहे हैं इमेज पे, ये आशीष पब्लिकेशन का बुक है। और आपको तो पता ही है ये कितना अच्छा है, ये चर्चित बुक है। और इस बुक के अकॉर्डिंग हम आज पॉलिटी के जो टॉपिक बचे हुए हैं 2, 4 और 5 उसको इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके बाद आपका जो भी विषय कमजोर है यानी जिसमें तैयारी कम है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका भी हम ऑब्जेक्टिव के अनुसार आपका क्वेश्चन को खत्म कर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, इसमें 4 और 5 का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वही मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्त आपको बता दें कि इससे पहले के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कई सारे लिंक दिया गया है, उसे भी देख करके अपने टॉपिक को, अपने फेयर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, आशा है ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगेगी। ठीक है, तो अब बिना समय गंवाए हुए हम टॉपिक को कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आपका टॉपिक जो है 4 नंबर है। लेसन कितना है? 4 नंबर है। अब 4 नंबर में पहला क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, उसके बाद में फिर धीरे धीरे बात करेंगे। देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो इसमें देखिएगा, इसमें क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर को छांटना होता है। तो इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है यानी लोकतंत्र के लिए हानिकारक है? ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समानता। क्या ये होगा? नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून के समक्ष समानता होती है, ये सही है। लोकतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी होती है। उत्तरदायी सरकार होती है। क्यों? क्योंकि हम आप जो वोट देते हैं, जो भी पब्लिक वोट देता है तो हम लोग एक उत्तरदायी सरकार ही तो चुनते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन व्यवस्था होती है, इसलिए चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन जो है सही है। अगला है बहुसंख्यकों का शासन। तो दोस्त मेरे भाई, बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता। जब कभी भी सरकार बनती है, चाहे गठबंधन की सरकार हो चाहे जैसी भी सरकार हो, उसमें केवल एक ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, अब आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने दिनों का होता है और राज्यपाल के कार्यकाल कितने दिनों का होता है और प्रधानमंत्री के कार्यकाल कितने दिनों का होता है। ठीक है मेरे भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? लोकतंत्र। हाँ मेरे भाई मेरे दोस्त, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं थोड़ा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सॉरी, 2 नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो यहाँ पे ऊपर वाला मैं नहीं कह रहा था, लेकिन नीचे वाला में पाई है यानी कि सही है। तो देखिएगा मेरे भाई, 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन के आंसर करने का प्रयास करेंगे। आप हमसे पहले भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। आपका ऑप्शन फर्स्ट है, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया। क्या लोकतंत्र राजनीतिक असमानता को समाप्त किया है? अभी नहीं किया है। ठीक है मेरे भाई, दूसरा ऑप्शन है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। नहीं। क्या कोई भी नेता लोगों के बीच टकराव को, झगड़ा को समाप्त कर दिया? नहीं किया है ना। तीसरा ऑप्शन है, बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक व्यवहार करता है। थोड़ा सा इसमें हमको डाउट लग रहा है, थोड़ा सी नंबर को हम रखते हैं। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त करे। ऐसा तो नहीं है भाई मेरे कि समाज में जो लास्ट में है या शुरू में है उसकी जो असमानता है उसको समाप्त नहीं किया है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप लास्ट में हैं, लाइन में लास्ट में खड़े हैं, तो आप आते आते आइएगा। तो इसका जो ज्यादातर हमको आंसर लग रहा है सी ही होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या लगता है, सी डी में कौन सा? तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला चलते हैं 3 नंबर। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? तो देखिए दोस्त, अभी जो हम बात कर रहे हैं 2025 में, तो दुनिया के लगभग 100 देश में जो है लोकतंत्र अभी विद्यमान हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो ये तो आपको पता ही है दोस्त, जनता को होती है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर, किसके
फैसलों में देखिएगा, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। तो किसके फैसले में होती है, तो देखिएगा पूर्वाग्रह का मतलब है कि यहाँ पे जो है पूर्व की बातों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए व्यक्तिगत समूहों को, तो यहाँ पे लोकतंत्र तो नहीं होगा। ठीक है, राजशाही व्यवस्था में, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो होता है व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है यहाँ पे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 का। चलते हैं आगे, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लोकतंत्र के परिणामों के अवमूल्यन, देखिएगा लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है। अवमूल्यन नहीं लिखा है, सॉरी हो गया मुझसे गलती। लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है। तो लोकतंत्र का जो मूल्यांकन होता है उसका सही आधार क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। लोकतंत्र मूर्खों का सरकार है, नहीं मेरे मित्र ऐसा नहीं है। समय और धर्म का अव्यय होता है, नहीं मेरे भाई। ऑप्शन सी की अगर बात कर लेते हैं तो विविधताओं का साम्राज्य, हाँ भारत एक विविधताओं में विविधता वाला देश है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के एक अनुसार हम जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था तो होता तो है, लेकिन विविधताओं का साम्राज्य होता है लोकतंत्र। क्या होता है, विविधताओं का साम्राज्य। यह ज्यादातर ऑप्शन सी जाता है। जो आंसर आपका ज्यादा सटीक लगे वही आंसर होगा। एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था तो होती है, लेकिन यहाँ पे भारत जो है विविधताओं वाला देश है। किसी भी चीज में आप देख लीजिए विविधता ही विविधता भरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आपका 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो दोस्त यहाँ पे देखिएगा, गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि तानाशाही चाहिए। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने के पूर्ण रूपेण असमर्थ है। ये भी असमर्थ की बात नहीं है, यहाँ पे समर्थ होता तो हम मान सकते थे कि आंसर हो सकता था। अगला है ऑप्शन, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने के सक्षम है। मतलब लोकतंत्र क्या होती है, यहाँ पे ऑप्शन सी के अनुसार हम जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र जो होता है विविधताओं से भरा हुआ है और वो चाहता है कि सभी लोगों में सामंजस्य बैठाया जा सके। कैसे सरकार बनाई जाए, जैसे हम आप जो भी वोट देते हैं वो चुनते हैं कि ऐसी सरकार बने जो गरीब या निर्धन या फिर अमीर में कोई भेदभाव न करे, सबके लिए कानून व्यवस्था समान हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गरीबों को जो चाहिए उचित वस्तुएं उनको सहायता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे लोकतंत्र में विविधताओं में सामंजस्य लाने की सक्षम है, यानी कि लोकतंत्र में जो गरीब लोग हैं उसको सहायता, और SC/ST के लिए सहायता, और अमीरों के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था करना ताकि ऐसा न लगे कि मतलब ये सरकारें हम लोग को नजरअंदाज करती है। ऑप्शन 4 को भी देख लेते हैं। लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं होती है, ये तो होती है ना मेरे भाई। लोकतंत्र में क्या होती है, टकराव होती रहती है, जो कि आपका ऑप्शन 4 गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं है वो कितने स्तरीय है, 3 स्तरीय है। ये बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक राय मेहता समिति ने इसके बारे में बताया था। बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय बताया है और अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय बताया है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, 1957 को किया गया था। ठीक है, और 1977 ईस्वी में अशोक राय मेहता समिति का गठन किया गया था। ये ऑप्शन ये क्वेश्चन पूछता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है 8 नंबर आपका हो गया। 9 नंबर की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए बिहार में अगर हम बात करें तो 50% सीटें को आरक्षण कर दिया गया महिलाओं के लिए पंचायती राज में, और नौकरी में 35% का छूट दे दिया गया महिलाओं को। ये नीतीश जी का सरकार है, उन्हीं की देन है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो ये तो अब इसका आंसर आप जानते ही हैं, मतदाता होने के लिए कितनी आयु चाहिए,
18 साल चाहिए, ठीक है। कितनी चाहिए मेरे भाई? 18 साल चाहिए, ठीक है। इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वोट देने के लिए 18 साल न्यूनतम आयु, ठीक है। और चुनाव लड़ने के लिए पंचायती राज में 21 साल, ठीक है। प्रधानमंत्री के लिए आपको शुरू में क्वेश्चन पूछे थे, बनने के लिए तो 25 साल, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल, राज्यपाल बनने के लिए कितना चाहिए? इसके लिए भी 35 साल। ये राज्यपाल और ये राष्ट्रपति जो है, इनका चुनाव 35 साल की उम्र में होता है, मतलब 35 साल के जो क्राइटेरिया पूरा कर लिया होता है, भारत का नागरिक होता है, किसी भी क्या नाम है, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होता है, तो वो व्यक्ति मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रधानमंत्री का जो है चुनाव, ये लोकसभा से, मतलब कोई भी व्यक्ति लोकसभा के सदस्य हो वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकता है, जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल का चुनाव जो होता है ये मुख्य रूप से राज्यसभा के सदस्य ही बनते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वही राज्यसभा के सदस्य है, लेकिन उनकी सदस्यता लेनी पड़ती है 6 माह के अंदर, ठीक है दोस्त। और इस पर विस्तार से आप अगर चाहते हैं कि हम अंडरस्टैंडिंग लाए पढ़ें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। आपका जो है 11 नंबर क्वेश्चन है। इस टॉपिक में आपका जो है 4 नंबर में केवल 12 क्वेश्चन ही था। 4 नंबर, ये 11 नंबर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो जो है दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 19 में क्या दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। 14 से 18 में जो है आपका समता और समानता का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 में है। ये आर्टिकल की बात कर रहा है, ये आर्टिकल की बात कर रहा है। 14 से 18 में आपका क्या है? 14 से 18 में समता या समानता का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 में है। इसमें जो है स्वतंत्रता के अधिकार में लगभग 7 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि डिटेल्स से हम पढ़ें कौन सा अधिकार क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब जो है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, मैं उसको अच्छे तरीके से डील करके आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है और ये 4 नंबर टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायता क्या है, सहायक क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा, लोकतंत्र की जो उपलब्धि होती है इसमें सबसे अधिक सहायक जो होती है विकास होता है। अगर किसी भी की सरकार में विकास ज्यादा हुआ है तो उसी की सरकार फिर बनने की संभावना होती है। तो दोस्त इस प्रकार जो है आपका 4 नंबर टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम 5 नंबर टॉपिक में आ चुके हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, 2024 में कौन सी लोकतंत्र का चुनाव हुआ था? 2024 में कौन सी लोकसभा, देखिएगा लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो देखिए मेरे भाई, 2024 में जो था वो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। अब जो होगा नेक्स्ट 26 या 27 में होगा, 2027 में जो चुनाव होगा वो 19वीं लोकसभा का चुनाव होगा। लोकसभा से ही चुन करके आते हैं प्रधानमंत्री। कौन? तो प्रधानमंत्री, ठीक है। इनका उम्र कितना होना चाहिए? इनका जो उम्र है वो 25 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला जानिए, और वो लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य होने चाहिए, या फिर वो लोकसभा के सदस्य हो तो भी चलेगा। अगर लोकसभा के सदस्य नहीं है या राज्यसभा के सदस्य नहीं है तो उन्हें 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्यता लेनी पड़ती है। और लोकसभा के वही सदस्य जो बहुमत प्राप्त के नेता होते हैं वही प्रधानमंत्री बनते भी हैं। चलिए दोस्त, 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र ही है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर नहीं मेरे भाई,
नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर यह भी नहीं होगा। नागरिकों के विवेकपूर्ण, ऑप्शन सी सही जा रहा है इसका आंसर। ठीक। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा के लिए नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के, तो यहाँ पे जाति नहीं होता मेरे भाई, तो ये ज्यादातर ये आंसर सही हो जाता है, क्योंकि जातिगत यहाँ पे लोकतंत्र में बात नहीं आती है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए सभी जाति धर्म एक समान होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है। और ये देखिए 2019 में पूछा है, 20 में भी पूछा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्ण लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, यानी कितनी परसेंट लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, तो 10% मात्र थी। ठीक है। और बताएंगे जो अभी अभी बताया है ना, हम आपको क्या बताया है कि जो लोकसभा के चुनाव है 18वीं, उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी परसेंट बढ़ा करके हुई थी, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 है लोकतंत्र, और आपको तो पता है कि बिहार में महिलाओं की भागीदारी नीतीश की सरकार ने 50% कर दिया है पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, लोकतंत्र जनता का जनता की द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो ये तो जानते हैं अब्राहम लिंकन की हो जाएगी, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है। केवल भारत की बात अगर करें तो भारत में मतदाताओं की संख्या लगभग 71 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि 2011 के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या जो है 121 करोड़ है। कितने हैं, 121 करोड़ है। तो इसमें केवल 71 करोड़ जो है मतदाता है, जिसमें पुरुष और महिला या दिव्यांग हर प्रकार के लोग हैं। ठीक है, किन्नर भी इसी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन जो है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है मेरे मित्र, तो ये देखिएगा क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रहित नहीं होता है, ये गलत है। अपने क्षेत्र के से अलगाव, तो ये भी हो सकता है, लेकिन इस पर डाउट रखेंगे। राष्ट्रीय एकता तो नहीं होगा, और अलगाववाद, तो सबसे ज्यादा इसका तरीका जो है ऑप्शन डी पे हम जाते हैं। इससे क्या होता है, अपने क्षेत्र से ही अलगाव नहीं बल्कि अलगाववाद होता है इसमें। जो आंसर आपको ज्यादा सटीक लगे वही आंसर आप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा है वो अशिक्षा है। अशिक्षा ही लोकतंत्र के मार्ग में बाधा का कारण बनती है। ठीक है। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है, तो देखिए दोस्त, जैसे कि आपको पता है कि लगभग दुनिया में 262 प्लस देश है, इसमें 100 जो है 100 देशों के पास में लोकतंत्र व्यवस्था शामिल है। जैसे चाइना की बात करते हैं, चाइना में राजशाही व्यवस्था अभी भी है। नेपाल में लोकतंत्र व्यवस्था 2015 में बहाल हुआ। बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल हो चुका है। ठीक है। अब देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें आंसर, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है मेरे भाई, तो इसमें 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं अंग, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का अंग है, तो देखिएगा लोकतांत्रिक अंग है, यहाँ पे पूछा है, लोकतंत्र का अंग नहीं, लोकतांत्रिक अंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, अमेरिका में भी है, भारत में भी है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर में ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, भारत में देखिएगा मेरे मित्र, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से होती है, दोनों रूप से हो जाती है। ठीक है। इनमें से कौन सी, 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, तो इनमें से कौन सी राज्य की, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन, हाँ मेरे भाई सॉरी, 13 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो अप्रत्यक्ष है। हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि हम लोग चुनाव तो कर देते हैं, मतलब जो भी व्यक्ति को वोट देते हैं तो वो संसद में जाता है, लेकिन वहां पे मैंने क्या बताया कि बहुमत प्राप्त नेता ही मतलब सर्वोपरि होता है। तो उसमें जिसको बहुमत मिलेगी सीट तो जीत के लिए गया, यानी हमने क्या किया, अप्रत्यक्ष मत मत दिए ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तेरे के आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नहीं होगा। यानी प्रत्यक्ष का मतलब है कि डायरेक्टली जिसे हम ही बनाते हैं, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है हमारे द्वारा चुने गए लोग में से कोई एक व्यक्ति, जैसे कि प्रधानमंत्री बनते हैं ना, तो हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग संसद को चुनते हैं, संसद को चुन करके वहां पे देते हैं और वो संसद क्या करता है, उसी में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, ये संसद लोग उनको चुनते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं। तो इसलिए अप्रत्यक्ष होता है, हम लोग या फिर जो भी व्यक्ति है वो जो चुनाव लड़ता है वो नहीं जानता है कि जो कौन व्यक्ति किसे वोट दे रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, तेरे का। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो देखिएगा मेरे भाई, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, तो सरकार राज्य की विशेषता है, जनसंख्या भी है, ठीक है, और संप्रभुता भी है। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो देखिएगा 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो जो महिला सदस्यों की संख्या थी इसमें 61 थी। कितनी थी, 61 थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो 16वीं लोकसभा का जो चुनाव है मेरे भाई 2014 में हुआ था, और 2019 में 17वीं, और 19 के बाद में अभी आप जोड़ सकते हैं 5 साल। तो 2024 में जो चुनाव हुआ है कितनी हो जाएगी, 18वीं हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप जोड़ करके बन सकते हैं। कोई भी एक चुनाव का डेट आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि इधर कोई भी लोकसभा भंग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। देखिए वही क्वेश्चन भी पूछ दिया है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो ये जो है 2019 में हो जाएगा, और 18वीं कब हो जाएगा, तो 2024 में हो जाएगा। कब हो जाएगा, 2024 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, 15वीं लोकसभा में महिला की कितनी भागीदारी थी। तो 15वीं लोकसभा में महिला की जो भागीदारी है वो 10.86% थी, जो कि आपका क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में मैंने प्रतिशत पूछा भी था, ठीक है। 19 नंबर है, सरकार के, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो सरकार का जो है सबसे अच्छा प्रकार कौन सा, लोकतंत्र माना जाता है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, तो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती इसमें क्या है, जातिवाद सबसे ज्यादा होता है। वहीं लोकतंत्र, जातिवाद के नाम पे लोग वोट देते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, आजादी के समय ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। आजादी के बाद की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में भी हो जाएगा, भूटान में और नेपाल में, ये सभी क्या होगा, लोकतांत्रिक स्वरूप है। आजादी के बाद यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए मेरे भाई, एक बार रिपीट क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। 21 नंबर इसे बीवीआई में आप रखेंगे। आजादी के समय ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप था। तो आजादी के समय ही, तो यहाँ पे मेरे भाई अगर हम बात करें, पाकिस्तान तुरंत लोकतांत्रिक सरकार नहीं बनाया था, ठीक है, लेकिन भारत क्या है, आजादी के समय ही लोकतांत्रिक व्यवस्था ला लिया था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जो है तुरंत नहीं बनाया था, भूटान में भी बाद में आया, नेपाल में 2015 में आया, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भारत का 22वां राज्य कौन सा है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत का 22वां राज्य कौन सा है, तो सिक्किम हो जाएगा मेरे भाई। अभी 22वां नहीं पूछेगा, अभी जो है आपका लास्ट राज्य पूछेगा, जो कि 2 जून, इसको याद रखेंगे, 2 जून 2014 को लास्ट में जो है तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, 2 जून 2014 ईस्वी को। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे, ठीक है, और चंद्रशेखर जो है राज्यपाल भी हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम 23 की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या हो जाएगा? तो इसमें अलगाववाद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। मेघालय किस राज्य को काट करके बनाया गया है? तो मेघालय जो है असम से निकल करके एक राज्य बना है मेघालय। मेघालय यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा भी होती है। विश्व का सबसे अधिक औसतन वर्षा भारत में होती है, जो कि मासीनाम में पड़ता है मेघालय, वहाँ पे होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो भारत में होती है। भारत में अगर पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय में होती है। अब पूछेगा कि मेघालय में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीनराम में हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे 3 पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, और मिकी की पहाड़ियाँ भी है। तो मिकी की जो पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा भाग पड़ता है, तकरीबन 10 से 20% हिस्सा जो है असम में पड़ता है। तो गारो खासी जयंतिया जो है एक पहाड़ी भी है और उसी के नाम पे जनजाति भी है असम में। सॉरी मेरे भाई, असम में कह दिए मैंने, मेघालय में है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। ठीक है, और मिकिर की पहाड़ियाँ भी मेघालय में है। और ये जो मिकिर की पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में अपना इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अपना संदेश जरूर पहुंचे कि यह वीडियो हमको ऐसा लगा, ठीक है, या फिर इस प्रकार से वीडियो बनाई जाए। ठीक है, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको इसे और अच्छे तरीका से अच्छे शब्दों में आपको समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए, अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।